दो दोस्त दिल्ली में रहकर नौकरी कर रहे थे। तभी जो सुमित है वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं आज दिल्ली के जीबी रोड के कोठे पर जा रहा हूं, आज मेरा मस्ती करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तब दोस्तों जो उसका दोस्त था उसका नाम मंजय था। मंजय कहता है कि नहीं, मेरा मन नहीं है जाने का, तुम चले जाओ। लेकिन दोस्तों सुमित जबरदस्ती मंजय को अपने साथ दिल्ली के जीबी रोड के कोठे पर लेकर जाता है, क्योंकि मंजय की जो पत्नी थी वो 2 साल पहले एक हादसे में गुजर चुकी थी। तब से लेकर अभी तक मंजय उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। इसीलिए सुमित सोचता है कि अगर मंजय लड़कियों के साथ मौज मस्ती करेगा तो उसका मन बहल जाएगा और बार बार अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचेगा। दोस्तों यही सब सोचकर जबरदस्ती सुमित मंजय को दिल्ली के जीबी रोड के कोठे पर लेकर जाता है। दोस्तों सुमित पहले भी कई बार कोठे पर जा चुका था, जिस वजह से उसकी अच्छी खासी जान पहचान कोठे वाले से हो गई थी। सुमित मंजय को कोठे पर लेकर जाता है और मंजय को एक कमरे के अंदर बैठा देता है। दोस्तों सुमित कहता है कि अभी कुछ देर बाद तुम्हारे पास एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की आएगी और उसके साथ तुमको बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन सुमित ये भी कहता है कि वो लड़की बोल नहीं पाती है, वो लड़की गूंगी है, लेकिन दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। शायद उसके जैसी लड़की इस कोठे पर है ही नहीं। जब मैं कभी इस कोठे पर आता हूं तो हमेशा उसी लड़की से मिलता हूं। दोस्तों इतना सुनने के बाद जो मंजय था वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि जो मंजय की पत्नी थी वो भी बोल नहीं पाती थी, वो भी गूंगी थी। और मंजय बैठकर अभी सोच ही रहा था अपनी पत्नी के बारे में, तब तक वो खूबसूरत लड़की मंजय के कमरे के अंदर आ जाती है। जब मंजय को वो देखती है और जब मंजय उस खूबसूरत औरत को देखता है तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोठे पर जो खूबसूरत लड़की मंजय के कमरे में आई थी मंजय के साथ संबंध बनाने के लिए, वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि मंजय की ही पत्नी थी, जो 2 साल पहले एक नाव दुर्घटना में मारी गई थी। और वो दुर्घटना मंजय के आंखों के सामने हुआ था। मंजय अपनी पत्नी को कोठे पर देखकर सोच रहा था कि ये कोई सपना देख रहा है या फिर हकीकत है या फिर उसका कोई वहम है। लेकिन मंजय की पत्नी मंजय को जब देखती है तो दौड़कर उसके पास आती है और उसके पैरों में गिरकर उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। तब जाकर मंजय को विश्वास होता है कि सच में ये तो उसकी पत्नी है। दोस्तों मंजय अपनी पत्नी को नीचे से ऊपर उठाकर गले से लगाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो लड़की नाव दुर्घटना में 2 साल पहले मारी गई थी, आखिर वो दिल्ली के जीबी रोड पर कैसे आ गई। दोस्तों ये कहानी बहुत ही मजेदार है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों मंजय की पत्नी का नाम सोनम था। जब मंजय अपनी पत्नी को कोठे पर देखता है तो उसकी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मंजय सोच रहा था कि वो कोई सपना देख रहा है या फिर वो हकीकत है, क्योंकि मंजय को लग रहा था कि उसकी जो पत्नी है वो नाव दुर्घटना में डूबकर मर चुकी है और ये घटना उसकी आंखों के सामने हुआ था। मंजय अपनी पत्नी को गंगा नदी में डूबते हुए अपनी आंखों से देखा था। वो नाव मंजय के आंखों के सामने डूब गई थी, जिस वजह से मंजय को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी अभी जिंदा है। लेकिन जब उसकी पत्नी जो सोनम थी वो उसके पैरों में गिरकर उसके पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है, तब जाकर मंजय को विश्वास हो जाता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है बल्कि वो हकीकत में उसकी पत्नी उसके पास बैठी है और वो रो रही है। उसके बाद दोस्तों मंजय अपनी पत्नी को उठाता है और अपने गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। दोस्तों मंजय की पत्नी सोनम भी अपने पति को गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद मंजय सोनम की आंखों से आंसुओं को पोंछता है और सोनम को चुप कराने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो लोग कोठे के अंदर थे और रोने की आवाज अगर कमरे से बाहर जाती तो जो कोठे का मैनेजर है उसको शक हो जाता कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। यही सब सोचकर जो मंजय है वो सोनम को रोने से मना कर रहा था। जब सोनम शांत हो जाती है तब मंजय सोनम से पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम तो मेरे आंखों के सामने उस दिन गंगा नदी में डूब गई थी, लेकिन तुम आज इस कोठे पर कैसे आ गई हो और तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो। दोस्तों जो सोनम है वो 2 साल बाद अपने पति को कोठे पर आज दिखी थी, जिस वजह से उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर भी सोनम अपने बक्से से एक कॉपी और कलम निकालती है और निकालने के बाद उस कॉपी और कलम से अपनी पूरी कहानी उस कॉपी पर लिखने लगती है, क्योंकि दोस्तों जो सोनम थी वो गूंगी थी, वो बोल नहीं सकती थी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जब मंजय की शादी हुई थी तो मंजय के घर वाले सोनम से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सोनम बोल नहीं सकती थी और वो गूंगी लड़की थी, इसीलिए
उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मंजय उस लड़की से शादी करे। लेकिन दोस्तों जो मंजय था वो सोनम को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मंजय सोनम से शादी करना चाहता था, जिस वजह से मंजय अपने घर वालों के खिलाफ जाकर सोनम के घर वालों से बातचीत करता है और मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। हालांकि शादी घर से बाहर जरूर जाकर करता है मंदिर में, लेकिन वहां पर सोनम के घर वाले मौजूद थे। दोस्तों जो मंजय है वो सोनम से शादी करने के बाद सोनम को अपने घर पर लेकर चला आता है और हंसी खुशी अपने घर पर रहने लगता है। उसके घर में थोड़ा बहुत विवाद होता है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों सोनम मंजय के माता पिता का बहुत सेवा करती है और उन लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखती थी। कुछ दिनों बाद मंजय के घर वाले कहने लगते हैं कि अगर बहू हो तो सोनम जैसी हो, क्योंकि सोनम भले से बोल नहीं सकती थी, लेकिन मंजय के माता पिता का सेवा बहुत ज्यादा करती थी और अकेले घर का सारा काम करती थी, सारा काम खुद संभाल लेती थी, जिस वजह से मंजय के माता पिता सोनम से बहुत ज्यादा खुश रहते थे हमेशा और सोनम को बहुत ज्यादा मानने लगते हैं। दोस्तों सोनम और मंजय के शादी को पूरे 6 महीने गुजर गए थे। एक दिन सोनम के नानी के घर पर किसी की शादी पड़ी हुई थी और वहां से इनविटेशन आया था, तो सोनम को वहां पर जाना था, लेकिन जो मंजय था उसके पास समय नहीं था, वो किसी काम में व्यस्त था। तब मंजय सोनम से कहता है कि चलो तुम अकेली चली जाओ, मैं तुमको छोड़ देता हूं। दरअसल दोस्तों सोनम का जो ससुराल था और जो सोनम का ननिहाल था उसके बीच में एक गंगा नदी बहती थी और उसी नदी को पार करके जाना पड़ता था उस पार। और दोस्तों सावन का महीना था और नदी में पानी का जो बहाव है वो बहुत ज्यादा तेज था। शाम के 4 बज रहे थे। जो मंजय सोनम को लेकर वहां पर चला जाता है और नाव पर बैठा देता है। नाव धीरे धीरे करके जब एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने लगती है, लेकिन जब नाव जो है वो बीच गंगा नदी के बीच में जब पहुंचती है, तभी अचानक एक आदमी का नाव से पैर फिसल जाता है और वो आदमी नाव से नीचे पानी में गिर जाता है। दरअसल गंगा नदी का बहाव इतना ज्यादा था कि नाव पर जितने भी लोग सवार थे वो सभी लोग उस आदमी को बचाने के चक्कर में सभी लोग नाव से नीचे गिर जाते हैं और जो पूरी नाव है पूरी तरीके से वो पलट जाती है। दोस्तों किनारे पर जितने भी लोग खड़े थे और मंजय भी खड़ा था, सभी लोग डूबते हुए लोगों को देखकर चिल्लाने लगते हैं और चीखने लगते हैं और सभी लोग वहां खड़े होकर सिर्फ वहां का नजारा देख रहे थे, क्योंकि कोई बचाने के लिए अगर जाता भी तो गंगा नदी का बहाव इतना तेज था कि उसमें कोई आदमी तैर भी नहीं पाता। अगर कोई बचाने के लिए जाता भी तो वो भी डूब जाता। इसलिए ना तो मंजय सोनम को बचाने के लिए जाता है और ना ही कोई दूसरा आदमी किसी को बचाने के लिए जाता है। दोस्तों जो मंजय था वो अपनी आंखों के सामने उस नाव को डूबते हुए देख रहा था। जैसे जैसे उसकी पत्नी पानी के अंदर बहती जा रही थी डूबते हुए, वैसे वैसे मंजय का कलेजा फटता जा रहा था। मंजय अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था। दोस्तों कुछ देर बाद वहां पर रेस्क्यू की टीम आती है और सभी लोग जितने भी लोग डूबे हुए थे उन लोग की तलाश की जाती है, लेकिन कुछ लोग तो वहां पर मिल जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मिलते हैं। दरअसल सोनम भी उस दिन गंगा नदी में डूब गई थी और थोड़ी ही देर बाद 4 बज ही रहा था, 4 बजे के आसपास वो लेके गया था उसको छोड़ने के लिए, और जैसे ही 1-2 घंटे का समय गुजरता है तब तक अंधेरा हो जाता है, जिस वजह से जो रेस्क्यू की टीम है वो अपना काम करना बंद कर देती है, क्योंकि दोस्तों रात के समय में डूबे हुए लोगों को ढूंढना संभव नहीं था। और जो लोग वहां पर मिल गए थे वो तो ठीक थे, लेकिन जो लोग नहीं मिले थे उनकी तलाश कल की जानी थी। अगले दिन सुबह से लेकर पूरे शाम तक रेस्क्यू की टीम उन लोगों की तलाश करती है जो लोग डूब चुके थे, लेकिन अगले दिन भी उनको कोई नहीं मिलता है, जिस वजह से जो मंजय है वो बहुत ज्यादा टूट जाता है। उस दिन मंजय रोते हुए अपने घर पर वापस चला आता है। दोस्तों मंजय अब ये मान चुका था कि जिंदगी में कभी भी वो सोनम से नहीं मिल पाएगा। दोस्तों मंजय जब अपने घर पर जाता है तो अपनी पूरी बात अपने घर वालों को बताता है, जिस वजह से मंजय के माता पिता बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो लोग कर भी क्या सकते थे, वो तो बचा भी नहीं सकते थे। अगले दिन जो मंजय है वो सोनम के नाम पर एक पुतला बनवाता है और उसी पुतले का अंतिम संस्कार कर देता है, क्योंकि दोस्तों सोनम की जो बॉडी है वो पानी में बह गई थी, वो उसकी बॉडी नहीं मिली थी, जिस वजह से पुतले का ही अंतिम संस्कार किया गया था। जैसे तैसे करके वक्त गुजर रहा था। मंजय के घर वाले मंजय से कहते थे कि अभी तुम नौजवान हो, अपनी दूसरी शादी कर लो, ऐसे तो तुम्हारी जिंदगी नहीं गुजर पाएगी। लेकिन दोस्तों जो मंजय था वो सोनम से इतना ज्यादा प्यार करता था कि वो अपनी दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। मंजय अपना घर छोड़कर, घर वालों के दबाव में आता है शादी के, तो अपना घर छोड़कर दिल्ली चला जाता है और वहां पर अपने दोस्त के साथ रहकर नौकरी करने लगता है। दोस्तों मंजय आखिरी बार सोनम को गंगा नदी में डूबते हुए देखा था, लेकिन आज 2 सालों बाद सोनम को दिल्ली के जीबी रोड के कोठे पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। मंजय सोनम से गले लिपटकर फूट फूट कर रो रहा था और सोनम भी मंजय को अपने गले से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। दोस्तों मंजय
सोनम से पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ और क्या क्या हुआ उस दिन के बाद से। तब सोनम रोते हुए अपनी पूरी कहानी उस कापी पर लिख रही थी और जो मंजय है उसको पढ़ रहा था। दोस्तों सोनम लिखती है कि जब हमारा नाव पानी में डूब गया था तब सभी लोग इधर उधर भागने लगे थे, सभी लोग छटपटाने लगे थे और बहुत सारे लोग तैर के वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी डूब गए थे। नाव पर जो सामान रखा हुआ था वो सारा सामान पानी में गिर गया था और पानी के अंदर मैं भी डूबने ही वाली थी, लेकिन तभी मेरे हाथ में जो नाव पर डब्बा रखा हुआ था, जो गैलन रखा हुआ था, वो डब्बा मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसको पकड़ लिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नाव वाला था वो नाव उसका इंजन वाला था और उसमें नाव के ऊपर ना वो एक डीजल का बहुत बड़ा गैलन रखा हुआ था और वो गैलन पूरी तरीके से खाली था। सोनम क्या करती है कि अपने हाथों से उस गैलन को पकड़ लेती है, जिस वजह से वो डूबने से बच जाती है। सोनम मंजे से लिखते हुए कहती है कि उस दिन तो बहुत जल्दी रात हो गई थी और कैसे भी मैं गैलन को पकड़कर पूरी रात निकाल ली और कैसे भी मैं डूबने से अपने आप को बचा ली, लेकिन जब सुबह हुआ तो मैं नदी के किनारे बेहोश पड़ी हुई थी और वहां पर नदी से बालू निकाला जा रहा था। दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे कि नदी के किनारे अक्सर जहां पर बालुवी मिट्टी होती है तो वहां से ठेकेदार लोग बालू वगैरह निकालने लगते हैं और वही ठेकेदार सोनम को वहां से उठाता है और जंगल में एक घर बना हुआ था उसी घर पर उसको ले जाकर रख देता है, उसका सेवा सत्कार करता है और सोनम को पूरे 6 महीने तक वहां पर कैद करके रखता है। दरअसल सोनम को वो किडनैप कर लिया था और पूरे 6 महीने तक सोनम के साथ जो ठेकेदार था बालू वाला वो शारीरिक संबंध बनाता है, बेरहमी से उसके साथ गलत गलत काम करता है। क्योंकि दोस्तों जो सोनम थी वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो गूंगी थी और वहां से वो भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि वहां पर चारों तरफ ना तो कोई घर था, एकदम सुनसान इलाका था, एकदम से जंगल वाला इलाका था। सोनम को यह भी नहीं पता था कि वो किस जगह पर इस समय कैद है। सोनम सोच रही थी कि इससे अच्छा तो यही होता कि मैं उस दिन गंगा नदी में डूबकर मर जाती। लेकिन दोस्तों जो ठेकेदार था उसके पास एक दिन एक आदमी आता है और ठेकेदार सोनम को उस आदमी के हवाले कर देता है, यानी कि जो ठेकेदार था उस आदमी को सोनम को बेच देता है। दोस्तों वो आदमी भी सोनम को अपने साथ 2 महीनों तक रखता है और सोनम के साथ 2 महीनों तक लगातार शारीरिक संबंध बनाता है और जब उसका मन भर जाता है तब सोनम को दिल्ली के कोठे पर ले जाकर बेच देता है। दोस्तों मंजे से सोनम बताती है कि तब से लेकर अभी तक मैं इसी कोठे पर हूं और यहां से निकलने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे मैनेजर यहां से नहीं जाने देता था। मैनेजर मुझसे कहता था कि जो तुम्हारी जिंदगी थी पहले वाली उसको अब भूल जाओ, मैंने तुमको खरीद लिया है, अब तुमको मेरे अकॉर्डिंग यहां पर रहना होगा। दोस्तों जो सोनम थी वो अपनी पूरी कहानी कॉपी पर लिख रही थी और जो मंजे है वो पढ़ पढ़कर उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। मंजे सोच रहा था कि इस बेचारी के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ, इसको कितना तकलीफ झेलना पड़ा होगा। दोस्तों मंजे सोनम को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी बाहर से दरवाजा कोई खटखटाता है और कहता है कि काफी समय हो गया है, जल्दी से बाहर निकल जाओ, दूसरे ग्राहक भी अंदर जाएंगे। तब दोस्तों मंजे मैनेजर से कहता है कि मैं इस लड़की के साथ 2 घंटे और वक्त बिताना चाहता हूं, जो पैसा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों मंजय अब सोचने लगता है कि सोनम को यहां से कैसे बचाकर बाहर निकाला जाए, यही सब वो सोच रहा था। उसके पास दोस्तों 2 ऑप्शन थे। मंजय सोच रहा था कि डायरेक्ट मैनेजर से जाकर बातचीत कर लूं और उससे बता दूं कि ये मेरी पत्नी है और इसको मैं लेकर यहां से जा रहा हूं, जो पैसा तुम्हें चाहिए बताओ मैं दे दूंगा। लेकिन उसके पास दूसरा ऑप्शन ये था कि पुलिस में जाकर कंप्लेन करे और फिर वहां से सोनम को निकालकर अपने घर लेकर जाए। लेकिन दोस्तों जो मंजय था वो सोच रहा था कि अगर मैनेजर से मैं बताऊंगा तो शायद जो मैनेजर है वो सोनम को यहां से ना ले जाने दे, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैनेजर को ये बात पता चल जाएगी कि सोनम मेरी पत्नी है तो हो सकता है कि जो मैनेजर है वो सोनम को यहां से कहीं और भिजवा दे, और भिजवा देगा तो जाहिर सी बात है कि सोनम उसको कभी भी नहीं मिल पाएगी। तभी दोस्तों जो मंजय है उसको सुमित अपने दोस्त की याद आ जाती है। मंजय सुमित को फोन करके अपनी पूरी कहानी बताता है कि भाई देखो कोठे पर ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। तब जो मंजय है वो सुमित से कहता है कि तुम एक काम करो कि कोठे के पास में एक पुलिस स्टेशन है वहां पर चले जाओ और पुलिस वालों से मेरी बात करवाओ। दोस्तों जो सुमित था वो ठीक वैसा ही करता है जैसा मंजय कहता है। सुमित अपना मोबाइल लेकर थाने पर पहुंच जाता है और वहां पर वीडियो कॉल के जरिए मंजय पुलिस वालों से बातचीत करता है और वीडियो कॉल के जरिए सोनम को भी पुलिस वालों से बातचीत करवाता है और पुलिस वाले सोनम को भी देखते हैं। वहां पर जो सुमित है वो कंप्लेन भी दर्ज करवाता है। तब जाकर पुलिस के जो कुछ कर्मचारी कोठे पर आते हैं और कोठे पर जब छापे मारी जाती है तो वहां से सोनम को बाहर निकाला जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोनम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनको कोठे पर बेच दिया गया था, उन लड़कियों को भी कोठे से बचाकर बाहर निकाला जाता है। उसके बाद मंजय सोनम को लेकर अपने रूम पर चला जाता है। दोस्तों 2 दिन बाद
बाद सोनम को लेकर अपने गांव जाता है। जब मंजय अपने घर पर जाता है तो मंजय के माता पिता सोनम को देखकर पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में तो हंगामा हो गया था कि सोनम मर चुकी है नाव में डूबकर। लेकिन सोनम की जब पूरी कहानी मंजय के घर वाले सुनते हैं तब जाकर उनको यकीन होता है कि सोनम मरी नहीं थी, बल्कि वो जिंदा थी और वो बच गई थी उस दिन। दोस्तों, उस दिन के बाद से सोनम की इज्जत जो है वो घर में और ज़्यादा बढ़ जाती है। सोनम अपने पति के साथ अच्छे से रहने लगती है और मंजय के माता पिता का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। दोस्तों, जिस दिन मंजय सोनम को दिल्ली से लेकर अपने घर गया था, उस दिन दोनों लोग दिल्ली में कसम खाए थे कि हम दोनों जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग की जिंदगी में जो घटना घटित हुआ है या फिर सोनम तुम्हारे साथ जो घटना घटित हुआ है, इसके बारे में कभी भी हम लोग आज के बाद से कभी भी हम दोनों इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। दोस्तों, होता भी कुछ ऐसा ही है। उस दिन के बाद से दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगती है और दोनों हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लेकिन कभी भी मंजय सोनम को ताना नहीं मारता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो मंजय की जगह पर अगर दूसरा लड़का होता तो शायद वो सोनम को अपना नहीं बनाता, फिर से अपने साथ सोनम को नहीं रखता। लेकिन जो मंजय है वो दिल का बहुत अच्छा था और अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए जो मंजय है सोनम को अपनी जिंदगी में दोबारा लेकर आता है और हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।